नमस्कार, मैं रामस्वरूप भांभी, सहायक आचार्य, वाणिज्य संकाय, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। एमकॉम एबीएसटी फाइनल की इस क्लास के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर की चर्चा करेंगे और उसमें डायरेक्ट टैक्स में जो सम्मिलित है, यानी कंपनियों का कर निर्धारण, कंपनियों की आयकर की गणना, सहकारी समितियों का कर निर्धारण, निवासियों का कर निर्धारण, प्रतिनिधि करदाता तथा प्रन्यास का कर निर्धारण और कर निर्धारण की प्रविधियाँ आदि जो मुख्य चैप्टर हैं वो उनका अध्ययन जो है इसमें किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स एक अलग भाग होगा जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है कि कंपनियों का कर निर्धारण और उसमें है कुल आय, असेसमेंट ऑफ कंपनीज टोटल इनकम। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंपनियों के लिए कौन कौन सी आय कर योग्य होती है, कंपनियां कितने प्रकार की होती है आयकर की दृष्टि से, कंपनियों की क्या परिभाषा है, किस आय को सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सी उनसे छूटें प्राप्त होती है। ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत इस चैप्टर में सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कक्षाओं में आपने व्यष्टियों का कर निर्धारण, हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण, फर्म का कर निर्धारण, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समुदाय या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यष्टियों का संघ के कर निर्धारण के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। उससे आगे चलते हुए इस चैप्टर में हम कंपनियों के कर निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनियों का कर निर्धारण अन्य करदाताओं के कर निर्धारण से भिन्न है। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अन्य करदाताओं को अपनी आय पर उस समय कर देना पड़ता है जब उनकी आय उनके लिए निर्धारित न्यूनतम रकम से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यष्टि, सामान्य व्यष्टि जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उसकी अगर 2.5 लाख, वर्तमान नियमों के अनुसार अगर 2,50,000 रुपये से अधिक इनकम है तो उसके ऊपर उसे कर चुकाना पड़ता है। परंतु कंपनी करदाता को अपनी आय पर कर हर दशा में चुकाना पड़ेगा, चाहे भले ही कंपनी की आय कितनी ही कम क्यों न हो। दूसरी तरफ अन्य करदाता अपनी आय पर स्लैब के अनुसार, खंडों के अनुसार अलग अलग दरों से कर चुकाते हैं, जबकि कंपनियां अपनी कुल आय पर एक ही दर से कर चुकाती है। यानी जो स्लैब व्यवस्था है वो स्लैब व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। बाकी अंतर आगे जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, कर की गणना, तब हम देखेंगे। कंपनियों के कर निर्धारण समझने से पूर्व हमें कंपनी का अर्थ और कंपनियों के प्रकार को समझ लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कंपनी, आयकर अधिनियम में कंपनी की परिभाषा दी गई है, वह कंपनी अधिनियम में दी गई कंपनी की परिभाषा से विस्तृत है। यानी कंपनी जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी मानी गई है, यानी समामिलित है या रजिस्टर्ड है, वो तो कंपनी करदाता है ही। उसके अलावा भी अन्य जो समामिलित नहीं है उनको भी कई दशाओं में यहाँ पर कंपनी माना गया है। तो आयकर अधिनियम की धारा 217 के अनुसार जो कंपनी का आशय है वो इस प्रकार से लगाया गया है। इसमें पहला है कि एक भारतीय कंपनी, दूसरा है भारत के बाहर किसी भी देश के नियमों के अनुसार समामिलित कोई निकाय, तीसरा कोई भी ऐसी संस्था या समुदाय अथवा संघ जिस पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में या पूर्व में कभी भी कंपनी की तरह कर निर्धारण किया गया हो। यानी आयकर अधिनियम 1922 के अंतर्गत या कर निर्धारण वर्ष 1970-71 अथवा पूर्व के किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी की तरह अगर कर निर्धारण किया गया है तो उसको कंपनी माना गया है आयकर अधिनियम के अंतर्गत।
चौथा, या कोई भी संस्था, समुदाय अथवा संघ जो भले ही सम्मिलित है अथवा नहीं है, और जो भले ही भारतीय है अथवा विदेशी, परंतु जिसे प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड यानी सीबीडीटी ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अगर कंपनी घोषित कर दिया है, तो उस विशेष अवधि या सामान्य अवधि जो भी है उसके लिए उसको कंपनी माना जाएगा, कंपनी समझा जाएगा उसको कर निर्धारण के उद्देश्य से। तो ये परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड यदि उचित समझे तो असम्मिलित संस्थाएं, यानी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें भी कंपनी घोषित कर सकता है। बोर्ड ने भूतकाल में अनेक बार इस अधिकार का प्रयोग किया तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यातायात निगम, अनेक क्लबों को कंपनी घोषित करके आयकर वसूल किया है। तो ये कंपनी की परिभाषा यहाँ पर दी गई। अब आता है कंपनियों का प्रकार कि कंपनियां कितने प्रकार की होगी। यहाँ आयकर की दृष्टि से भारतीय कंपनी, आयकर अधिनियम धारा 226 के अनुसार भारतीय कंपनी से आशय निम्न से है। भारतीय कंपनी का मतलब कंपनी से संबंधित किसी भी विधान के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत कंपनी, किसी केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम, कोई ऐसी संस्था, संघ अथवा निकाय जिसको केंद्रीय प्रत्यक्ष करों के बोर्ड द्वारा कंपनी घोषित किया गया हो, और जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित किसी भी विधान के अंतर्गत उस राज्य में निर्मित एवं पंजीकृत कंपनी, क्योंकि वहाँ पर भारतीय कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता इसलिए, लेकिन यहाँ उनको कंपनी माना गया आयकर की दृष्टि से। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी के संघीय क्षेत्र में अथवा गोवा राज्य में प्रचलित किसी विधान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में निर्मित एवं पंजीकृत कंपनी। तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं, इसके अंतर्गत कोई भी आता है वह भारतीय कंपनी मानी जाएगी। प्रत्येक स्थिति में, इस 5 प्रत्येक स्थिति में कंपनी, निगम, संस्था अथवा समुदाय का पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय भारत में स्थित होने पर ही उसे भारतीय कंपनी माना जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यही है, मुख्य बात, कि इस सभी स्थितियों के अंतर्गत उनका पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस या जो हेड ऑफिस है भारत में स्थित है तो ही भारतीय कंपनी माना जाएगा। दूसरा प्रकार जो है आयकर की दृष्टि से कंपनियों का, वह है घरेलू कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। घरेलू कंपनी से आशय या तो भारतीय कंपनियों से होता है अथवा अन्य किसी भी ऐसी कंपनी से होता है जिसे भारत में लाभांश की घोषणा और भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध कर लिया हो, यानी उसने ऐसी व्यवस्था कर ली हो जिससे कि भारत में लाभांश घोषित करेगी और उसका भुगतान भी यहीं किया जाएगा, तो उनको घरेलू कंपनी की परिभाषा में शामिल किया गया। आयकर नियम 1962 के नियम 27 के अनुसार यदि कंपनी निम्नलिखित व्यवस्थाएं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने भारत में लाभांश घोषित करने और भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध कर लिया है। जिसमें पहला है कि कंपनी ने अपने समस्त अंशधारियों का अंश रजिस्टर भारत में स्थित अपने मुख्य व्यापारिक स्थान पर नियमित रूप से रखा हो। दूसरा, कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष के बही खातों के अनुमोदन के लिए और लाभांश घोषित करने के लिए कंपनी की साधारण सभा भारत में किसी भी स्थान पर आयोजित की जाएगी। सभी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान भारत में ही किया जाएगा। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कंपनी ये व्यवस्थाएं नहीं करती है तो उस वर्ष के लिए ये माना जाएगा कंपनी ने भारत में लाभांश घोषित करने और भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध नहीं किया है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एक भारतीय कंपनी तो हमेशा घरेलू कंपनी होती है, और वे कंपनियां जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं यदि उपरोक्त व्यवस्थाएं अगर कर देती है तो घरेलू कंपनी की श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। धन्यवाद।